नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया को तेजी से लागू करने का काम कर दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 4 घंटे रात्रि में चली बैठक, जो कि सुबह 3 बजे खत्म हुई, चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा हो भी क्यों ना, देश के एक प्रधानमंत्री वो जिस आयु में हैं उस आयु का व्यक्ति ठीक से चल नहीं पाता, और ऐसा व्यक्ति सुबह 3 बजे तक बैठक करता है। फिर अगले दिन के कार्यक्रम लगे हुए हैं, बंगाल का दौरा और बाकी रैलियां, जिसके लिए वो 10 बजे फिर से फिट होकर निकल पड़े। और इसलिए चर्चा हुई कि आखिरकार इतनी रात गए, क्यों बैठक की गई, क्या ऐसा उस बैठक में था। तो आपको बता रहा हूं, असल में इस बैठक में पहली सूची पर चिंतन मनन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं, पहली सूची जारी होनी है। और पहली सूची, जैसा कि पहले से हम बताते आए हैं कि 160 के लगभग ऐसी सीट हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार या तो हार गई या तो कमजोर स्थिति में थी। और इसलिए यह तय किया गया कि इन कमजोर स्थिति वाली सीटों पर वहां पहले से ही प्रत्याशियों को बता दिया जाए कौन किस सीट पर उतरेगा, ताकि वो अपनी तैयारी जल्दी से कर ले। कुछ लोगों को पहले से ही इसका इशारा कर दिया गया है, जो पार्टी के कन्फर्म नेता थे। जैसे कि आपको बताएं, संबित पात्रा, आप उनको टेलीविजन पर डिबेट्स में देखते ही हैं, उनको पहले से ही ओडिशा में पुरी उनका क्षेत्र रहेगा, ऐसा बता दिया गया। और इसलिए आपने देखा होगा वो ओडिशा के कई कार्यक्रमों में और खासतौर पुरी के एरिया में वो एक्टिव हो गए, क्योंकि उनको समय रहते बता दिया गया था कि आपको अगली बार लड़ना है। पिछली बार भी लड़े थे तो वो हार गए, लेकिन इस बार फिर से उनकी मनपसंद सीट उनको दी गई और काम करने का टाइम भी उनको मिला, क्योंकि अक्सर वो दिल्ली में रहते थे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे। इसी तरह कुछ ऐसी सीटों की घोषणा जहां पर जीत भारतीय जनता पार्टी की निश्चित है, यानी जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस पूरे अभियान को लीड करेंगे। और उसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नजर है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में, क्योंकि अभी आरएलडी से नया नया समझौता हुआ है और वहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में कहा भी जाता है कि जिसकी लीड उत्तर प्रदेश में होगी वही केंद्र में भी राज करता है, ये कहा जाता है। और इसलिए आपको बता दूं, पिछली बार नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से चुनाव मैदान में उतरे थे और इस बार फिर से चुनाव मैदान में वो वाराणसी से उतरेंगे। लेकिन मैं एक न्यूज पहले भी ब्रेक कर चुका हूं, आज आपको बता रहा हूं, मोदी जी इस वाराणसी के अलावा दक्षिण राज्य वहां की किसी एक सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे, यानी 2 जगह से वो अपना पर्चा दाखिल करेंगे, 2 जगह से चुनाव मैदान में उतरेंगे। ऐसा मुझे लगता है, मेरे सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है। एक बात मोदी जी के बारे में सभी कहते हैं कि मोदी जी के अंदर मन में क्या चल रहा है उसको बाहर नहीं बताया जा सकता, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक फिर कहते किसको हैं। मोदी जी को जो बारीकी से समझना है तो उन्होंने कब कहां क्या इशारा कर दिया, क्योंकि कुछ करने के पहले इशारा जरूर करते हैं। तो जिस दिन नई संसद में सिंघौल की स्थापना की गई, वो बता रहा था कि मोदी जी के दिमाग में क्या चल रहा है। फिर संसद के अंदर वो द्वीप की बात करना, जिससे दक्षिण के लोग जुड़े रहे हैं, फिर दक्षिण का भ्रमण लगातार, और वो इसलिए बता रहे हैं। और आपको बता दें कि वहां रामेश्वरम, मुझे लगता है वो एक सीट हो सकती है जिससे मोदी जी दूसरा पर्चा दाखिल करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के लिए जो सहयोगी दल हैं उनसे फॉर्मूला तय हो चुका। 80 में से 74 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट उतरेंगे और 6 पर उनके सहयोगी संगठनों को सीटों का बंटवारा देना तय हो गया, जिसमें आरएलडी को 2 सीट, उसमें एक सीट रहेगी बागपत की, जिससे जयंत चौधरी खुद मैदान में उतरेंगे। दूसरी बिजनौर की सीट रहेगी, वहां से अपनी ही पार्टी के किसी को उतारेंगे। इसी तरह निषाद पार्टी जो है संत कबीर नगर से, और सुप्रिया पटेल की अपना दल जो है उनको भी 2 सीटें दी गई हैं। इसी तरह ओपी राजभर की सुबह सपा जो है उनको घोसी लोकसभा जो है वहां से वो टिकट देने की बात हुई है। और बाकी बची जो उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, मेरे पास जो खबर है वो तो ये भी है कि बहुत चर्चित नाम जो रहे कुश्ती पहलवानों ने, जिनके ऊपर आरोप लगाए और अभी तक कोई आरोप ऐसा सिद्ध कोर्ट में हुआ नहीं है। कुश्ती संघ के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनको फिर से रिपीट किया जाएगा। और क्योंकि उनका एक दबदबा है, उन्होंने अपने क्षेत्र में काम भी किया है,
आरोप लगाना एक षड्यंत्र के तहत हुआ था, जैसा उनका कहना है। मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में है, ये कोर्ट तय करेगा। लेकिन जैसा उनका दावा है, अगर उसको मान लें और जनता जो है क्षेत्र की उसकी बात मान लें, तो ब्रजभूषण शरण सिंह का जीत सुनिश्चित है। जनता पर उस आंदोलन का जो पहलवानों ने खड़ा किया था दिल्ली जंतर मंतर में और जो विपक्षी पार्टियों ने उसको मुद्दा बनाया था, उसका असर उनके क्षेत्र में नहीं है। तो चौंकाने वाला नाम यह है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, वरुण गांधी को लेकर कही जा रही है कि वरुण गांधी को भी रिपीट करेंगे। निश्चित समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी की शर्तों पर काम नहीं करती, और जब चेहरा मोदी का हो, काम मोदी का हो, तो वहां किसी की ना तो ब्लैकमेलिंग चलती है, ना किसी का दबाव चलता है। तो ये कुछ भी कहे, जिस तरह की भाषणबाजी वो कर रहे थे पिछले दिनों, अब आप देख रहे हैं काफी दिनों से वो मौन है। इसका मतलब यह है कि उनको मौका दिया भी जा सकता है, लेकिन क्योंकि बस केवल एक ही बात है कि वो युवा है, काम करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह की भाषणबाजी की, पीछे कहीं ना कहीं कोई पिन मारने वाला ऐसा रहा, जिसमें कि उनमें तो एक बार ये भी हवा भर दी कि तुम तो यूपी के सीएम बन सकते हो। तो उनको कार्यशैली बीजेपी की पता नहीं है, और उनको ये भी नहीं पता कि बीजेपी का सिस्टम क्या है, कि आप अगर गली मोहल्ले में भी खड़े होकर कोई बात करोगे, वो पार्टी आला कमान तक पहुंच जाती है। बहुत कड़ा सिस्टम है, संघ का सिस्टम है, बीजेपी का सिस्टम है। तो इसीलिए मुझे लगता है अगर उनको सद्बुद्धि आ गई और उन्होंने माफ़ी मांग ली होगी अपने कर्मों की, जो उन्होंने बयानबाजी की हैं, तो शायद उनको भी रिपीट किया जा सकता है। लेकिन आपको बताएं कि जो अपने आप को बड़े धुरंधर कहते हों, ऐसे सभी लोग जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया, पार्टी को आगे नहीं बढ़ाया, उन सबके टिकट कट सकते हैं। वो पहले से अनुमान लगाया जा रहा है, और वो संख्या लगभग 40% हो सकती है। ऐसे लोगों का टिकट कटेगा। तो दूसरी बात आपको बता दूं कि कुछ राज्यों के, जो मेरे पास खबर आ रही है कि बिहार में 40 सीटें हैं, 40 लोकसभा में 10 ऐसी हैं जिस पे बीजेपी कभी नहीं जीतती। तो वहां जो समझौता है जेडीयू के साथ है, तो जेडीयू को उतारा जाएगा। झारखंड में 14 लोकसभा में 13 पर भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेगी, 1 सीट को वो छोड़ सकती है अगर किसी से समझौता होता है। पंजाब में 13 सीटें हैं, और पंजाब से 2 ऐसे युवा हैं जिनको उतारा। एक को तो युवा युवराज सिंह, क्रिकेटर हैं, काफी प्रसिद्ध हैं, उनको उतारा जा सकता है। अकाली दल से समझौते की बात चल रही है। और वहीं दिल्ली के जो सांसद है हंसराज हंस, उनको जो है इस बार पंजाब के कहीं किसी क्षेत्र से, मुझे लग रहा है होशियारपुर कोई क्षेत्र उनकी पसंदीदा हो सकती है, वहां से उतारा जा सकता है, क्योंकि वो पंजाबी हैं। और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को अपने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोगों की आवश्यकता है। वहां भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा आधार नहीं है। तो एक वो हो सकते हैं, दूसरे क्रिकेटर के रूप में, क्योंकि आईपीएल है, और आईपीएल के कारण से दिल्ली में जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, गौतम गंभीर, उनके बारे में लोग अफवाह फैला रहे हैं विपक्षी दल के कि उनका टिकट कट रहा है। वो टिकट कट नहीं रहा है, उनको बल्कि इनाम दिया जा रहा है। जिस तरह से क्रिकेटर होते हुए, एक सेलिब्रिटी होते हुए, उन्होंने जमीन पर उतरकर दिल्ली में काम किया। गौतम गंभीर ने बेहतरीन काम किया, केजरीवाल पर प्रहार भी लगातार किया, जो एक विपक्षी दल के नेता का काम है, और उन्होंने काम भी किए। गरीब जनता के लिए रसोई चलाई, जहां आज भी 2 रुपया 1 रुपया देकर के आप भरपेट थाली खा सकते हैं, वो अपने पैसे से चलाई उन्होंने। इसी तरह उन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए मेडिकल कैंप, जब कोरोना चल रहा था, और उसी तरह अपनी फोक टावर लगवाए उन्होंने प्रदूषण को कम करने के लिए, कचरे को वो कूड़े के निस्तारण के लिए मशीनें, ये सब प्रयास किया। और वो तब किया जब वो सेलिब्रिटी हैं, टाइम नहीं है। अब मेरे पास जो खबर आ रही है, इस बार उनको दिल्ली की लोकसभा से नहीं उतारा जाएगा। पिछली बार माहौल कुछ और था, और इस बार माहौल ये है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के कमल से प्रत्याशी बनकर उतरेगा, मोदी के चेहरे पर चुनाव होगा, और इसलिए जीत सुनिश्चित है। तब ऐसे में गौतम गंभीर अगर खड़े होते तो जीत ही जाते, लेकिन इनको राज्यसभा से लाया जा सकता है, क्योंकि इनके पास आईपीएल के कारण उस दौरान में समय नहीं बचेगा जब चुनाव प्रक्रिया चल रही होगी, रैलियां जोरों पर हो रही होंगी। और इसलिए उन्होंने आग्रह किया है, और उस आग्रह के कारण इनको अभी फिलहाल साइड में रखा जाएगा। लेकिन उनको एक बड़ी जिम्मेदारी केंद्र के तीसरे टर्म में मोदी जी के उनको दी जा सकती है। बेहतरीन है, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, फैन फॉलोइंग है, और बेहतरीन काम उन्होंने किया है। मैं कहूँगा
एक मैनेजमेंट उन्होंने बहुत अच्छे से किया है, जैसे कि वो कभी आउट ऑफ इंडिया रहते थे, आउट ऑफ भारत कह लीजिए। अब तो जब वो कभी रहते थे तो उनका एक मैनेजमेंट सिस्टम था जहां उन्होंने अपना कार्यालय बना रखा था, लोग अपनी समस्या लेकर के जाएं। इस तरह से मीनाक्षी लेखी है, महिला हैं, तेज तर्रार हैं, और जिस तरह से उन्होंने काम किए हैं वो भी बेहतरीन है, लेकिन उनको संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। किसी एक बड़े संगठन की जिम्मेदारी, सरकार के ही तत्वाधान में चलने वाले, उनको दी जा सकती है, लेकिन दिल्ली से उनको इस बार मैदान में नहीं उतारा जा रहा। ये एक खबर है। 3 लोगों को दिल्ली में रिपीट किया जाएगा। वो हैं रमेश बिदुड़ी, आपने देखा ही है किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ था, हालांकि उस पर विवाद हुआ, बाकी चीजें हुई, लेकिन एक जोरदार नेता है, जमीनी स्तर पर उतरकर काम करते हैं और बहुत फैन फॉलोइंग है। मैं भी व्यक्तिगत रूप से उनका जो क्षेत्र है लोकसभा का, वहां के लोगों को जब बात करता हूं वो लोग कहते हैं भाई ऐसा नेता ही हमें तो चाहिए। एक दूसरा जो है प्रवेश वर्मा, बहुत बेहतरीन काम किया उन्होंने, और जिस तरह से दिल्ली के मुद्दों को उन्होंने उठाया है बेहतरीन तरीके से उन्होंने काम भी किया। तीसरा मनोज तिवारी, मेरा आकलन यह है मनोज तिवारी के लिए बिहार का भी ऑप्शन है, क्योंकि बिहार में भी जैसा मैंने कहा 10 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा कभी नहीं जीती, लेकिन जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि मनोज तिवारी ने बिहार जाने को मना कर दिया आग्रहपूर्वक। उन्होंने कहा देखिए भाई, मुझे जो है बिहार में राजनीति नहीं करनी है, ना बिहार में रहना है। बिहार छोड़कर आए थे, दिल्ली अपना उन्होंने आशियाना बनाया, और इसीलिए वो चाहते हैं कि दिल्ली की पॉलिटिक्स में रहें। तो शायद उनको रिपीट कर दिया जाए, लेकिन पार्टी का आदेश अगर आखिरी मोदी जी का हुआ कि नहीं भाई आपको बिहार से ही लड़ना है, तो मनोज तिवारी बिहार से लड़ेंगे। और यहां आपको एक चीज अंत में और बता दूं दिल्ली के बारे में, कि यदि कांग्रेस के 2 नेता, अगर जैसा कि मेरे पास खबर है कि 2 बड़े लीडर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, तो अगर ज्वाइन किया तो उनकी मनपसंद की सीट बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को छोड़नी पड़ सकती है। यह अंतिम निर्णय मोदी जी और अमित शाह का होगा। तो कुल मिलाकर के तैयारी पूरी है। और फिर एक बार मैं आपको बता दूं कि इस बार मोदी जी का दिया हुआ नारा कि एनडीए 400 के पार, मुझे इस रणनीति के तहत पूरा होता दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।